गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर फर्स्ट लेक्चर नंबर 8 क्लास 11th हिंदी मीडियम का पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए टॉपिक क्या है, क्योंकि टॉपिक है रस समीकरण मिति और गणना है। रस समीकरण मिति और गणना है कि रस समीकरण मिति का क्या मतलब है। देखो, रस समीकरण मिति को हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री का मतलब कि किसी भी अभिक्रिया में जो क्रियाकारक भाग ले रहे हैं और जो क्रियाफल बन रहे हैं उसके कितने तो मोल है, कितना उसका द्रव्यमान है, कितना उसका आयतन है। यदि ये हमें सब पता पड़ जाए तो हम कहते हैं कि हमें अभिक्रिया की क्या पता है, रस समीकरण मिति पता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि a प्लस बी इज इक्वल टू 2c। ठीक है, अब इस रिएक्शन में आप देखिए कि यहाँ पर इसको देखकर हमें क्या पता पड़ रहा है। इसको देखकर हमें ये पता पड़ रहा है कि a का कितना मोल है 1 मोल, b का कितना मोल है 1 मोल और c का कितना मोल है 2 मोल। अब यदि हमें इनके मोल पता पड़ गए, यानी कि इस रिएक्शन को देखकर इसमें हमें ये पता है ये क्रियाकारक है जो क्रिया में भाग ले रहे हैं, ये कौन है क्रियाफल है, ये हमें पता पड़ गया कि इसके कितने मोल है। कुछ भी नहीं लिखा हुआ इसका मतलब इसका 1 मोल है, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ इसका मतलब इसका 1 मोल है, और इसके कितने मोल है 2 मोल है। ठीक है, अब हमें जब ये पता पड़ गया कि इसके इतने इतने मोल है तो हम इसके ग्राम भी निकाल सकते हैं। ए जो भी होगा उसका ग्राम आ जाएगा, बी उसका भाग और सी। तो हमें क्या पता पड़ गया, द्रव्यमान पता पड़ गया। ठीक है, अब यदि ये ए बी सी यदि ये गैस है तो यदि हमें मोल पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, आयतन भी निकाल सकते हैं। ये मैंने मोल वाले भाग में बताया था कि यदि हमें मोल पता है, मोल हम कैसे निकाल सकते हैं, यदि आयतन दिया हुआ है। आयतन किसका होगा, गैस का होगा, और एनटीपी पर कितना होता है 22.4 लीटर होता है आयतन। तो यदि हमें मोल पता है और यदि कोई गैस है तो एनटीपी पर हम उसका आयतन मालूम कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रस समीकरण मिति क्या है। रस समीकरण मिति किसी भी संतुलित रासायनिक समीकरण में, सबसे पहली बात कोई भी रासायनिक समीकरण जिसमें क्रियाकारक और क्रियाफल दोनों है, लेकिन अभिक्रिया कैसी होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए। तो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में या समीकरण में क्रियाकारक, क्रियाफल, क्रियाकारक और क्रियाफल का द्रव्यमान, उसका आयतन, उसके मोलों के मध्य मात्रात्मक संबंध जिससे हमें ज्ञात हो क्या रिलेशन है, मोल से हम द्रव्यमान निकाल लें या हम आयतन निकाल लें, तो जो मात्रात्मक संबंध निकल कर आते हैं वो किस चीज को बताते हैं, रस समीकरण मिति को बताते हैं। ठीक है, अब रस समीकरण मिति से हम बहुत तरीके की गणनाएं कर सकते हैं, बहुत तरीके की कैलकुलेशंस कर सकते हैं, अनगिनत प्रकार के कैलकुलेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा, उदाहरण के तौर पर मैंने लिया H2 एक गैस है, Cl2 भी एक गैस है और 2HCl भी एक गैस है। ठीक है, H2Cl2 2HCl ये तीनों गैस हैं। तो अभिक्रिया को देखकर यदि पूछा जाए बताइए भाई इसकी रस समीकरण मिति क्या होगी, तो सबसे पहले जब आप अभिक्रिया को देखकर बताएंगे तो इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, इसका 2 मोल है। तो रस समीकरण क्या हो, रस समीकरण मिति क्या हो गई, 1:1:2, 1:1:2। ठीक है, तो मोल तो हम ऐसे निकाल लेंगे। अब यदि मान लीजिए मोल पता है, जो मैंने अभी आपको बीच में अभिक्रिया में बताया था उसी चीज को फिर से बता रही हूँ। मोल आ गया, मोल के बाद अब मान लीजिए मोल के बाद इसका द्रव्यमान, मान लीजिए अभिक्रिया में आपसे पूछा जाए कि भाई अभिक्रिया की रस समीकरण मिति में प्रत्येक क्रियाकारक और क्रियाफल के द्रव्यमान को बताइए। तो आप कैसे बताएंगे, हाइड्रोजन 1 मोल है तो इसके कितने परमाणु है, 2 परमाणु है, तो कितना हो गया 2 ग्राम हो गया। ठीक है, क्लोरीन के कितने हो जाएंगे, क्लोरीन के भी 2 परमाणु है, 1 परमाणु का भार कितना होता है 35.5, तो 2 का कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा। 2HCl, HCl में देखो H का कितना है 1, क्लोरीन का कितना है 35.5, तो टोटल कितना हो गया 36.5। तो पूरे HCl का द्रव्यमान कितने ग्राम हो गया 36.5, और इसके कितने मोल हैं 2, कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 75 के अराउंड। ठीक है, 36.5 को
37.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 दूनी 10, 1 6 दूनी 12, 1 13, 73 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? द्रव्यमान आ गया। अब यदि वो आपसे मान लो आयतन पूछ लेता है, आयतन आप कब निकाल सकते हैं? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यदि हमें मोल पता है तो हम आयतन निकाल सकते हैं। मोल संकल्पना में मैंने आपको समझाया था। तो आयतन का मतलब है कि हाइड्रोजन, क्लोरीन और HCl सभी गैस है। तो हाइड्रोजन यदि गैस है, इसके मोल 1 है, तो कितना हो जाएगा? आपको बताया था, मोल बराबर आयतन अपॉन 22.4 लीटर एनटीपी पर। ठीक है, तो आयतन पूछा है, मोल दे रखा है उसने, हाइड्रोजन का कितना मोल दे रखा है? 1 मोल। तो कितना हो जाएगा? 22.4 लीटर हो जाएगा। इसका भी 1 मोल है तो ये भी 22.4 लीटर हो जाएगा। इसके कितने मोल दे रखे हैं? 2 मोल दे रखे हैं, तो 2 गुणा 22.4 हो जाएगा, यानी ये कितना हो गया? 44.8 लीटर हो गया। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ? तो रस समीकरण मिति में यदि हमें रस समीकरण मिति में सबसे पहले हमें मोल के बारे में पता पड़ जाता है, यदि कोई अभिक्रिया कैसी है, संतुलित है। और मोल के पता पड़ते ही हम द्रव्यमान और आयतन में संबंध निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं 2-3 आपको क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें कोई ऐसा थ्योरी तो है नहीं, क्वेश्चंस हैं। देखो, जैसे अभी क्वेश्चन दिखाया है, 12.35 ग्राम CuCO3 को गर्म करने पर कितने ग्राम CuO प्राप्त होगी? आपको उसने दिया है CuCO3। ठीक है, जब भी वो आपको इस तरीके के क्वेश्चन बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ो। वो कह रहा है इतने ग्राम CuCO3 को गर्म करने पर कितने ग्राम CuO प्राप्त होगी। ग्राम पूछ रहा है, इसका मतलब द्रव्यमान को पूछ रहा है। सबसे पहले आप अभिक्रिया लिखेंगे, इसको हमने गर्म किया CuCO3 को, तो क्या बना? CuO प्लस CO2 गैस। CuCO3 को गर्म किया, हमें पता नहीं है, लेकिन ये तो हम जब जैसे करते जाएंगे हमें पता पड़ता जाएगा। तो CuCO3 को हमने गर्म किया तो CuO बना, CO2 बना। ठीक है, इस अभिक्रिया में यहाँ पर ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल है और ये भी 1 मोल है। अभिक्रिया को देखकर पता पड़ रहा है। ठीक है, इसका मतलब इसके कितने ग्राम है? कॉपर का ग्राम, कॉपर कितना होता है? अब ग्राम निकालने, मोल तो पता पड़ गया। आपको 2 फॉर्मूले बताए हुए थे, कौन कौन से? मोल बराबर द्रव्यमान ग्राम में अपॉन मोलर द्रव्यमान, मोलर मास। और एक फॉर्मूला बताया था, मोल बराबर आयतन लीटर में अपॉन 22.4। ठीक है, तो पहले वाले से देखो, 1 मोल पता है, मोल 1 पता है, इसका मोलर द्रव्यमान निकाल ले तो वही इसका द्रव्यमान हो जाएगा। तो कॉपर का होता है 63, कॉपर का होता है 12, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है कितना हो गया? 8 2 10 3 13 1 123 हो गया। ठीक है, इनका 63.5 होता है, तो 123.5 हो गया। क्लियर? तो ये कितना है? ये 123.5 ग्राम है। समझ में आ रहा है? मोल से हमने इसका क्या निकाल लिया? ग्राम निकाल लिया। ये कितना होगा? इसको देखो, 63.5 और ऑक्सीजन का कितना होगा? 16। कितना हो गया? 6 3 9 और 1 7, तो 79.5 ग्राम। यहाँ तक समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? सबसे पहले CuCO3 लिया, उसको गर्म किया, उससे CuO बना और CO2 बना। अब आपने अभिक्रिया को संतुलित कर लिया, अभिक्रिया संतुलित की है। अभिक्रिया संतुलित होने के बाद आप क्या करेंगे? सबसे पहले मोल को देखेंगे, कितने मोल है। मोल पता होते ही आप क्या निकाल लेंगे? द्रव्यमान निकाल लेंगे, जो कि आपने निकाल लिया। अब आप इस अभिक्रिया में देखो कि 123.5 ग्राम है। यदि CuCO3 कितना है? 123.5 ग्राम है, तो कॉपर ऑक्साइड कितना बन रहा है? 79.5 ग्राम बन रहा है। तो यदि ये 12, ठीक है, तो यदि ये 1 ग्राम होता तो कितना बनता? 79.5 अपॉन 123.5 बनता। और अब उसने क्वेश्चन में कितना दिया है? 12.35 ग्राम। तो कितना बनेगा? इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 12.35 से। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लोगे। ये वैल्यू तो, ये तो दोनों बराबर बराबर है, सिर्फ पॉइंट का ही तो फर्क है। देखो, इससे ये कट गया, पॉइंट हटा दिया आपने। ठीक,
तो अब आपके पास क्या बच गया, 7.95 ग्राम CuO प्राप्त हो। क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है। पहले अभिक्रिया लिखनी है, उसको संतुलित करना है, उसके मोल निकालने हैं, मोल देखने हैं, मोल से उसका द्रव्यमान निकालना है, क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0.1 मोल KCl3 को गर्म करने पर NTP पर प्राप्त O2 का आयतन होगा। अब यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन पूछा है, लेकिन अभी यहाँ पर उसने ग्राम में पूछा था, यहाँ पर वो पूछ रहा है आयतन में। तो यहाँ तो ये फॉर्मूला लगा था, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा। कैसे? आपने लिया KClO3, इसको गर्म किया, KClO3 को गर्म किया तो KCl बना और O2 बना। अभिक्रिया को बैलेंस कर लीजिए, 2 KCl, ठीक है। ठीक, KClO3 कैसा है? सॉलिड है, ये भी ठोस है और ये गैस है। ठीक, आपको अवस्थाएं पता होनी चाहिए, आप 10th में पढ़कर आए हैं। तो सबसे पहले आपने KClO3 को गर्म किया तो ये प्राप्त हो गई। अब यहाँ पर आपके पास क्या है? O2 भी है, ठीक है। तो अब वो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा, अब अभिक्रिया को देखकर आप पता पड़ रहा है कि कितने कितने मोल हैं, इसके कितने मोल हैं? KClO3 के 2 मोल से KCl तो 2 मोल बन रहा है और ऑक्सीजन कितने मोल बन रही है? 3 मोल बन रही है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे उसने आयतन पूछा है, ठीक है। तो आयतन पूछा है तो पहले अब आप इसके मोल से आयतन निकालेंगे। आपको पता है KClO3 का आयतन कैसे निकालेंगे, आप जरा मुझे बताइए। KClO3 का जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे? देखो, यहां पर आप इसका आयतन निकाल लो। ये गैस है ना, इसका क्या है? ये 3 मोल है, मोल दे रखा है 3 मोल। तो आयतन कैसे निकलेगा? इसको मैं क्या लिख दूं? 3 × 22.4 लिख दूं। ये इसका आयतन हो गया ना। आयतन कितना हो जाएगा? देखो, 4 × 12, 3 × 6 और 1 7 66 लीटर। यहाँ तक समझ में आ रहा है? यानी KClO3 के जब 2 मोल है तो 2 मोल KClO3 से ऑक्सीजन कितनी बन रही है? इतने लीटर ऑक्सीजन बन रही है। समझ में आ गया? सबसे पहले हमने रिएक्शन को बैलेंस किया। बैलेंस करने के बाद यहाँ पर ये तो ठोस है और ये गैस है। अब वो आयतन पूछ रहा है, किससे? ठोस से आयतन पूछ रहा है वो। कोई बात नहीं, हम ठोस से बता देंगे, ठीक है। तो 2 मोल से KClO3 की इस अभिक्रिया में देखो कितने मोल है? 2 मोल से कितनी ऑक्सीजन बन रही है? 67.2 लीटर बन रही है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। 67.2 लीटर आपने किससे निकाली है? इससे निकाली है, ठीक है। तो 1 मोल से कितनी बनेगी? 1 मोल KClO3 से 1 मोल KClO3 से 2 मोल से इतने लीटर ऑक्सीजन बनती है। तो 1 मोल से कितनी बनेगी? 67.2/2, ठीक है। और 0.1 मोल से कितनी बनेगी? क्वेश्चन में उसने क्या दिया है? 0.1 मोल दिया है। तो 0.1 मोल से कितनी बनेगी? इसको आप 0.1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखो आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया 336 3.36 लीटर, ठीक है। तो आंसर कितना हो गया? आंसर हो गया 3.36 लीटर। क्लियर? यानी आपने यहां पर देखो, ऊपर वाले क्वेश्चन में तो द्रव्यमान से द्रव्यमान निकाला है आपने, द्रव्यमान ही दिया था। यहाँ पर आपने द्रव्यमान से द्रव्यमान निकाला, लेकिन इस क्वेश्चन में आपने क्या किया है? यहाँ पर आपने द्रव्यमान से आयतन निकाला है। क्लियर है? ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए। अब उसके आगे देखिए, अब क्या कहता है? अब आपके पास आता है सीमांत अभिकर्मक। सीमांत अभिकर्मक क्या होते हैं? सीमांत अभिकर्मक वो अभिकर्मक होते हैं, वो क्रियाकारक होते हैं जो अभिक्रिया में पहले समाप्त हो जाते हैं, फर्स्ट खत्म हो जाते हैं। मान लो क्रियाकारक ही खत्म हो गया तो अभिक्रिया भी खत्म हो गई, ठीक है। तो जो क्रियाकारक अभिक्रिया में पहले समाप्त हो जाते हैं वो लिमिटिंग रिएजेंट कहलाते हैं, सीमांत अभिकर्मक कहलाते हैं। और वो ही ये निर्धारित करते हैं कि कितना उत्पाद बनेगा, कितना प्रोडक्ट बनेगा।
उत्पाद की मात्रा क्या होगी इसको कौन डिसाइड करेगा? सीमांत अभिकर्मक ही डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये पहचान में आना चाहिए कि कौन सा सीमांत अभिकर्मक है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन में लिखा है कि N2 3H2 से मिलकर 2NH3 बना रही है। ये एक अभिक्रिया लिखी हुई है N2 + 3H2 = 2NH3। तो यहाँ पर देखो N2 के कितने मोल है? 2 मोल, यहाँ पर 3 मोल है, यहाँ पर 2 मोल है। रस समीकरण नीति हमें पता पड़ गई, अभिक्रिया की बैलेंस अभिक्रिया होती कि 2:3:2, यानी 2 मोल नाइट्रोजन से कितनी हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं? 3 हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं, 3 मोल से रिएक्शन करते हैं तो 2 मोल अमोनिया बनाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में वो आपसे ये पूछ रहा है कि नाइट्रोजन यदि 14 मोल हो और हाइड्रोजन यदि 6 मोल हो तो अमोनिया कितनी बनेगी। क्वेश्चन को बहुत ढंग से समझना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछता है। ये पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये आपके पास नाइट्रोजन है, ये आपके पास हाइड्रोजन है, ये आपके पास अमोनिया है। नाइट्रोजन के 2 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल से मिलकर 2 अमोनिया बनाते हैं। ये तो रिएक्शन में लिखा हुआ है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि 14 मोल नाइट्रोजन, यदि उसने आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसने आपको दिया हुआ है कि 14 मोल नाइट्रोजन यदि हो और 6 मोल हाइड्रोजन हो तो कितनी अमोनिया बनेगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है वो। तो देखो, यदि 2 नाइट्रोजन से 2 से 2 बनती है तो 14 से कितनी बननी चाहिए? 14। समझ में आ रहा है? 2 मोल से 2 मोल बन रही है तो 14 से कितनी बननी चाहिए? 14। और 3 से 2 बन रही है, 3 से 2 बन रही है तो 6 से कितनी बननी चाहिए? 3 से बनती है 2 तो 6 से कितनी बनेगी? 2/3 × 6, 4 बननी चाहिए। लेकिन उत्पाद तो एक ही बनेगा ना, 2 उत्पाद थोड़ा ना बनेंगे। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ कि 2 क्रियाकारक है, दोनों क्रियाकारक आपस में क्रिया कर रहे हैं। तो ये अभिक्रिया की तो हमने रस समीकरण नीति को देखकर मालूम कर लिया। तो 14 बनेगी कि 4 बनेगी या कुछ और बनेगी, इसको हम कैसे डिसाइड करेंगे? इसको डिसाइड करने के लिए हम क्या देखेंगे? इसको डिसाइड करने के लिए हमें सीमांत अभिकर्मक के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि सीमांत अभिकर्मक पहले खत्म होगा। जो चीज पहले खत्म होगी अभिक्रिया वहीं रुक जाएगी, तो वही निर्धारित कर देगा कि उत्पाद कितना बनेगा। तो देखो, उसने क्वेश्चन में दिया कि 14 मोल नाइट्रोजन, 2 मोल नाइट्रोजन तो 2 मोल नाइट्रोजन तो अभिक्रिया करते हैं 3 मोल हाइड्रोजन से, तो 14 मोल कितने से करेंगे? क्वेश्चन को देखिए, 2 मोल नाइट्रोजन रस समीकरण विधि के अनुसार से कितने हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं? 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? 3 मोल से करते हैं, 3 मोल हाइड्रोजन से करते हैं। ठीक है, तो 14 मोल कितने से करेंगे बताओ? 2 मोल करते हैं 3 से, 21 मोल से करेंगे। अरे 2 मोल नाइट्रोजन 3 मोल 2 मोल नाइट्रोजन जो है वो 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं, तो 14 मोल नाइट्रोजन जो है वो कितनी हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे? तो हाइड्रोजन कितनी होनी चाहिए? 21 होनी चाहिए। क्लियर? 21 होनी चाहिए कि हाइड्रोजन होनी चाहिए 21, और उसने दी कितनी है? 6, तो 6 तो पहले ही खत्म हो जाएगी। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका सीमांत अभिकर्मक। यानी नाइट्रोजन से हम प्रोडक्ट नहीं बता सकते, यहाँ पर हम किससे प्रोडक्ट बताएंगे? हाइड्रोजन से बताएंगे। तो अब आप देखिए, यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है। कैसे हो जाएगा कि 3 मोल हाइड्रोजन से बनती है, 3 मोल हाइड्रोजन से क्या बनती है? क्वेश्चन में क्या पूछा है? अमोनिया कितनी बनेगी? 2 मोल अमोनिया बनती है। तो 1 मोल से कितनी बनेगी? 2/3। तो 6 मोल हाइड्रोजन से कितनी बनेगी? × 6, यानी 4 मोल अमोनिया बनेगी। समझ में आ गया आपको मैंने क्या क्वेश्चन बताया है? क्वेश्चन में वो आपसे ये पूछ रहा है कि यदि हम एक रस समीकरण मिति के माध्यम से हम कैसे जानेंगे कि कितना उत्पाद बनेगा। तो कितना उत्पाद बनेगा, इसके लिए हमें सबसे पहले इस तरीके से मैथमेटिकल क्वेश्चन करना है। क्लियर? ठीक है, पहले आप ये देखेंगे कौन
सीमांत अभिकर्मक है, फिर सीमांत अभिकर्मक ही डिसाइड करेगा कि अमोनिया कितनी बनेगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर उसने एक अभिक्रिया दी है, यहाँ देखो उसने क्या अभिक्रिया दी है, A प्लस B2 इज इक्वल टू AB2। एक अभिक्रिया दी है AB2, इसका मतलब इसका 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, इसके भी 1 मोल, यानी 1 मोल A 1 मोल B2 से मिलकर 1 मोल ही AB2 बना रहा है। ठीक है, तो अब उसने कहा है कि यहाँ पर आपको क्या पहचानना है, आपको यहाँ पर पहचानने हैं सीमांत अभिकर्मक। सीमांत अभिकर्मक की लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। ठीक है, देखो जो रिएक्शन को लिमिट कर दे कि A के 300 परमाणु, B के भी A के 300 परमाणु और B के 200 परमाणु है, तो बताओ सीमांत अभिकर्मक कौन होगा, लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। देखो अभिक्रिया को देखकर पता पड़ रहा है 1 मोल 1 मोल के साथ क्रिया कर रहा है, तो 300 परमाणु 300 के साथ ही क्रिया करेंगे, लेकिन ये इसने यहाँ पर नाम क्या दे रखा है, कम दे रखा है, तो ये क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ठीक है, 300 को 300 के साथ ही करना चाहिए था, जो चीज कम होती है वही क्या होती है, सीमांत अभिकर्मक होती है। दूसरे वाले पार्ट में दे रखा है कि यहाँ पर तो उसने परमाणु दे रखे थे, यहाँ पर उसने मोल दे रखे हैं। यहाँ पर वो कह रहा है कि 2 मोल A के 3 मोल से अभिक्रिया कर रहे हैं, 2 मोल 3 के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, तो बताओ सीमांत अभिकर्मक कौन है। 2 को 2 के साथ ही करना था, तो ये ज्यादा है तो ये क्या हो गया, यहाँ पर ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ठीक है, क्योंकि ये पहले खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर 3 मोल के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, 3 मोल A के 3 मोल B2 के साथ कर रहे हैं, तो यहाँ तो कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। समझ में आ गया, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको सीमांत अभिकर्मक पहचानना आना चाहिए। अब एक क्वेश्चन और देखिए, उसने आपको एक क्वेश्चन दिया है कि 2H2 प्लस 1O2 इज इक्वल टू 2H2O। 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से मिलकर 2H2O बनाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है 3 ग्राम हाइड्रोजन और 29 ग्राम ऑक्सीजन से कितनी H2O बनेगी। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने आपको N2H2 और अमोनिया वाला बताया है। सबसे पहले आप अभिक्रिया को देखो, अभिक्रिया में यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, उसने 2 मोल दे रखे हैं, इसका 1 मोल दे रखा है और इसका 2 मोल दे रखा है। ये क्या दे रखे हैं, मोल, यानी ये रस समीकरण मिति बता रखी है। यदि ये इसके 2 मोल है तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा, द्रव्यमान का मतलब ग्राम कितना हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में उसने यहाँ पर आपको ग्राम में दिया है, तो ये कितने ग्राम हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणा 2, क्योंकि एक हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना है 1, तो 2 का कितना हो जाएगा 2, तो ये 2 ग्राम हो जाएगा। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 का कितना हो गया 32, ये 1 गुणा 32 हो जाएगा। ये देखो 2 और 16 18, तो ये कितना हो जाएगा 2 गुणा 18, यानी इसको सॉल्व कर लीजिए, ये तो 36 ग्राम हो गया, ये 32 ग्राम है और ये 4 ग्राम। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। क्वेश्चन में स्टोइकियोमेट्री दी है, पहले मोल लिखा, मोल से आपने ग्राम निकाल लिए, ये तो अपने आप ही निकाल सकते हो, इसके लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब आपको ये पता पड़ गया कि हाइड्रोजन इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन के 4 ग्राम है, ऑक्सीजन के 32 ग्राम है और जल के 36 ग्राम है। तो अभी यहाँ पर वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि आपको 3 ग्राम हाइड्रोजन दें, देखो 3 ग्राम हाइड्रोजन दें तो कैसे सॉल्व करोगे। 4 ग्राम से, तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि 4 ग्राम यदि हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन कितनी चाहिए, 32 ग्राम चाहिए, अकॉर्डिंग टू रस समीकरण मिति, कि 4 ग्राम हाइड्रोजन के लिए को रिएक्शन करने के लिए कितने ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो 3 ग्राम हाइड्रोजन, ठीक है, तो 3 ग्राम हाइड्रोजन को कितनी चाहिएगी ऑक्सीजन, 3 ग्राम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन कितनी चाहिएगी, देखो जरा 32/4 गुणा 3, 21 ग्राम चाहिएगी। कितनी चाहिएगी, 4 को चाहिए 32, यानी 8 गुना चाहिए, तो 3 को कितनी चाहिएगी, 8 दिए 24 ग्राम चाहिएगी, 8 गुना चाहिए 24 ग्राम। ठीक है, कितनी चाहिएगी
24 ग्राम, यदि ये 3 ग्राम है, यदि हाइड्रोजन 3 ग्राम है तो ऑक्सीजन कितनी चाहिए? 24 ग्राम। और दे तो रखिए ज्यादा, इसका मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? हाइड्रोजन। समझ में आ गया कि यहाँ पर सीमांत अभिकर्मक कौन होगा? ये होगा। ठीक है, बस अब यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वो आपसे पूछ रहा है कितनी H2O बनेगी, तो H2O निकालने के लिए आप देखो कैसे करोगे क्वेश्चन को, कि 4 ग्राम से 4 ग्राम हाइड्रोजन से कितनी कितनी H2O बनती है? 4 ग्राम हाइड्रोजन से बनती है 36 ग्राम H2O। तो 3 ग्राम से कितनी बनेगी? 3 ग्राम से बनेगी 36/4 गुणा 3, यानी 4 ग्राम 36, यानी 27 ग्राम बनेगी। समझ में आ गया? मतलब ये क्वेश्चन ऐसे 1 मिनट में समझ में नहीं आएंगे, लेकिन ये प्रैक्टिस यदि आप करेंगे किसी भी अभिक्रिया में, यदि आपको मोल पता है तो आप उसका द्रव्यमान निकाल सकते हैं ग्राम में, गैसियस पदार्थ का आयतन निकाल सकते हैं, और सीमांत अभिकर्मक के द्वारा आप ये मालूम कर सकते हैं कि अभिक्रिया में उत्पाद कितना बनेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन, और समीकरण में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके बहुत तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप इसको करेंगे, कुछ नहीं आता है तो पूछेंगे।